अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब ठीक होंगे। अच्छा, इससे पहले जो मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है पास्ट पेपर की, ठीक है, जिसमें मैं आपको जो हूँ वो 2000 मैंने अभी फ़िलहाल जो है वो 19 से स्टार्ट की है और मैं इसको अभी 2022 भी कंप्लीट करूँगी। उसके बाद जो है बाकी सारी सीरीज़ से चलते जाएंगे हम लोग आगे, ठीक है। तो होप्स हो कि आप लोग को ये वीडियो जो है ये एफर्ट्स पसंद आएंगी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। इससे जो है वो सपोर्ट काफ़ी हमारी बढ़ जाती है। आप लोग जब सपोर्ट हमें करते हैं तो हमारा जो मोटिवेशन एक हमें मिलती है उससे। तो आप लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि आगे भी आने वाली सीरीज़ से जो वीडियोज़ हैं वो सारी आप तक पहुँच जाएँ। और मेरा यही मकसद है कि मैं हर चैप्टर को इम्पॉर्टेंट चीज़ें शॉर्ट तरीके से आप लोग को बताऊँ, आप लोग को समझाऊँ, ताकि जो है एमडीकैट में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स जो हैं वो आप सब सिक्योर कर सकें, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज 2017 का पास्ट पेपर हम लोग जो है वो कर रहे हैं सॉल्व, तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें हमसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है ये बायो का सेक्शन है। बायो के सेक्शन में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो है, अ स्टूडेंट स्टडीड अ ड्रॉप ऑफ पाउंड वाटर with the law water of compound microscope and make the following exact drawing of an organism she observed। एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसने एक पॉन्ड देखा है, एक पॉन्ड वाटर में से उसने एक लो पावर कंपाउंड जो माइक्रोस्कोप होता है उससे उसने एक चीज़ देखी है जिसको उसने ड्रॉ किया है और वो कुछ इस तरीके से दिख रही है, ठीक है। वो कुछ इस तरीके से दिख रही है। अब उसमें पूछा जा रहा है कि वो कौन सा किंगडम है, आप इसको क्लासीफाई करें कि वो कौन सा किंगडम है। तो मैं आपको इसको थोड़ा सा बताती चलूँ कि अच्छा, पहले मैं आपको जो ना वो नीचे से स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, अगर हम ब्रोयोफाइटा की बात करें ना, तो ये एक प्लांट की किस्म है, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ भी प्लांट जैसा नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन ई हमारा रिमूव हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारे पास है एनिमल। एनिमल तो है ही नहीं है, ठीक है। और अगर क्योंकि एनिमल मल्टी सेलुलर होता है, यहाँ पे हमें कहीं भी जो है वो मल्टी सेलुलर चीज़ नहीं दिख रही है। फिर बात करते हैं मेट्रोजोआ। मेट्रोजोआ भी एनिमल की ही टाइप्स में आते हैं, तो ये भी कैंसिल होगा। फिर होगा मोनेरा। अच्छा, अगर हम मोनेरा को देखें तो ये एक बैक्टीरियल सेल होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, उसकी एग्जाम्पल में आते हैं मोनेरा, ठीक है। और ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। बट अगर हम प्रोटिस्टा को देखें ना, तो हमें उसकी एग्जाम्पल लग रही है, क्योंकि ये अगर आप देखें तो ये अमोबिया है, ठीक है। अमोबिया, और वो किस में आता है? प्रोटिस्टा में। तो इस वजह से इसकी जो करेक्ट हमारे पास ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रोटिस्टा। बच्चों, आप लोग जो है ना वो मेरा आंसर बताने से पहले अपना आंसर अपने पास मार्क करें और फिर मुझे कमेंट में बताएं कि किसके कितने मार्क्स आने, ताकि मुझे आइडिया हो कि कितने बच्चों की तैयारी कैसी चल रही है और क्या जो है वो उनके मार्क्स वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 71 हमारे पास है, इन विच किंगडम इज द ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड। अच्छा, ये वाला भी हमने कर लिया। अब फिर 72 है हमारे पास, द ऑर्गेनिज्म मूव्स बाय मीन्स ऑफ, यानी कि इसी ऑर्गेनिज्म का पूछा जा रहा है, कि इसी ऑर्गेनिज्म के बारे में पूछा जा रहा है जो हमें ऊपर ऑर्गेनिज्म दिखाया है, इसी बारे में पूछा जा रहा है कि ये मूव कैसे करता है। अगर हम ऑप्शन ए को देखें तो ये है पेरिस्टलिसिस। अब पेरिस्टलिसिस क्या होता है? लाइक ओरल कैविटी से कोई चीज़ अंदर जा रही हो या कुछ इस तरीके से मूव कर रही हो ओरल कैविटी के ज़रिए, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर हमारे पास है फिनोसाइटोसिस। अच्छा, फिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस क्या होता है, इस बात को समझें। अगर कोई भी सेल है हमारे पास, ठीक है, देखिए मैं आपको थोड़ी सी समझाती हूँ कि अगर हमारे पास कोई भी सेल है, ठीक है, और वो सेल को कोई भी अदर कोई और चीज़ नज़र आई है, ठीक है, और उसने क्या किया है कि उसने इस चीज़ को अपने अंदर कर लिया है, यानी कि इसको इनगल्फ किया है, ठीक है। जब इसको इनगल्फ किया है इस चीज़ को, ये कोई सॉलिड पार्टिकल है। अगर कोई सॉलिड पार्टिकल को कोई भी सेल इनगल्फ करता है तो उसको हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस, ठीक है, उसको हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। और अगर हमारे पास यही चीज़ सॉलिड में ना हो बल्कि लिक्विड में हो तो उसको हम कहते हैं फिनोसाइटोसिस, ठीक है। तो ये जो हमारे पास फिनोसाइटोसिस है इसका मतलब कि लिक्विड चीज़ को इनगल्फ कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये गलत ऑप्शन है। फिर हमारे पास आता है पॉरीफेरा। अच्छा, पॉरीफेरा जो है वो फर्स्ट फाइलम है, बट इसमें नहीं है क्योंकि हमारे पास प्रोटिस्टा है ना, तो हम इसी की कोई चीज़ देखेंगे। प्रोटिस्टा जो है वो पिसोपोडिया जो है वो यूज़ करता है, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा पिसोपोडिया। पिसोपोडिया क्या होता है? ये एक वैसे तो इसका मतलब होता है कि फेक, ठीक है, बट ये एक ऑर्गेनिज्म के लिए चलने के काम आता है। अच्छा, अभी हम देखते हैं 73 में हमसे बोला जा रहा है, इन pyramid ऑफ एनर्जी विच लेवल रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसमें बोला जा रहा है कि अगर हमारे पास एक पिरामिड हो, अगर आप जो हैं वो अपनी बायो की बुक आपने पढ़ी भी होगी तो आपको पता होगा कि पिरामिड वगैरह बनता है। एक पिरामिड बना हुआ होता है इस तरीके से, उसको छोटा 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 करके उसमें प्रोड्यूसर, फिर फर्स्ट कंज्यूमर, फिर सेकंड कंज्यूमर, फिर थर्ड कंज्यूमर, इस तरीके से जो है ना एक पिरामिड बना हुआ होता है। तो इसमें पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा पिरामिड है जो ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी अपने अंदर जो है वो रखता है, उसके अंदर ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रोड्यूसर्स,
ठीक है। प्रोड्यूसर्स के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, उसके बाद वो फर्स्ट कंज्यूमर उनको कंज्यूम करता है, फिर सेकंड कंज्यूमर कंज्यूम करता है, फिर थर्ड, और फिर इस तरीके से उनको डिकम्पोजर्स कंज्यूम कर लेते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें MCQs नंबर 74 की, तो उसमें लिखा था फिनोमेना नोन एज क्रॉसिंग ओवर ऑक्यूर्स ड्यूरिंग। अच्छा, एक फिनोमेना है, ठीक है, जिसको बोला जा रहा है क्रॉसिंग ओवर। ये कब होता है? अच्छा, अगर हम क्रॉसिंग ओवर की बात करें तो क्रॉसिंग ओवर होता क्या? जैसे हमारे पास किसी भी DNA में हमने देखा कि ये हमारे पास दो जो है वो क्रोमोसोम्स हैं, और एक क्रोमोसोम पे भी हमारे पास आई का कोड दिया हुआ है कि आई की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और इसमें भी आई कलर की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो ये इसमें ट्रांसफ़र हो जाए, ये इसमें ट्रांसफ़र हो जाए। अगर मैं आपको थोड़े विजिबल तरीके से लाइक 3D थोड़ा सा कुछ 2D करके दिखाऊं, तो जैसे हमारे पास ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और दूसरा क्रोमोसोम हमारे पास है, ये दिख रहा होगा कलर, 6 कलर्स में शो नहीं हो रहा है। दूसरा क्रोमोसोम जैसे हमारे पास अगर ये है, ठीक है, तो हमने क्या करना है कि इस क्रोमोसोम का थोड़ा सा पार्ट और इस क्रोमोसोम का थोड़ा सा पार्ट, यानी इस क्रोमोसोम का थोड़ा सा पार्ट जो है वो मिक्स हो गया है इसके साथ। अब इस वाले प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, यानी दोनों के पास एक ही तरह की इन्फॉर्मेशन है दोनों DNA के पास, बट वो आपस में जो है वो क्रॉसिंग ओवर हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब ये कब ऑक्योर होता है? खाली एक प्रोसेस में ऑक्योर होता है, जो कि होता है ऑप्शन नंबर बी, मेयोसिस, ठीक है। ना ये माइटोसिस में होता है, ना जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, ना ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अब हम ना आगे थोड़े से क्वेश्चंस में आते हैं। ये वाले 2 सवाल थोड़े से मुश्किल आए हैं, बट इसको भी हम जो है वो इजीली आपको जब समझ आ जाएगा तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है ना, वो लिखा है द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑक्योर एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अच्छा, सबसे पहले तो इस चीज़ को समझे कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है। अगर हम बात करते हैं न्यूरॉन्स की, आपको पता होगा न्यूरॉन्स जो मैसेज इधर उधर हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र करने के काम आते हैं। अगर हमारे पास ये एक न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है, ड्राइंग को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, बस आप पढ़ाई पे थोड़ा सा फोकस करें और ड्राइंग को इग्नोर करें मेरी। अच्छा, खैर, अगर हमारे पास जैसे ये दो जो है वो न्यूरॉन्स हैं, सही है, और ये आपस में जो है वो कंबाइन हो रहे हैं, आपस में जो कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं। अब ये जो चीज़ होगी ना, इसको हम कहेंगे साइनैप्स, ठीक है। लेकिन अगर ये चीज़ यानी कि कोई भी न्यूरॉन हमारे मसल से कांटेक्ट में आ रहा है, हमारा जैसा मसल है, ठीक है, मैंने यहाँ पे यूं करके कुछ किया, कुछ भी किया, इस पे हमारे पास जो चीज़ आ रही है ना कांटेक्ट में, हमारा न्यूरॉन मसल्स के साथ जो कांटेक्ट में आ रहा है, उसको कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, सही है। अच्छा, अब इसमें बोला जा रहा है, इसमें पूरा एक प्रोसेस बताया गया है, इस प्रोसेस को भी मैं आपको समझाती हूँ। बोला जा रहा है कि नर्व इम्पल्स जब हमें आएगी तो एक चीज़ रिलीज होगी जो वी होती है एंड प्लेट पे, किस पे? पोटेंशियल पे। अब वो क्या रिलीज होता है वो मैं आपको बताती हूँ। एक केमिकल रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं एसिटाइल कोलाइन, ये चीज़ आपने याद रखनी है। एक केमिकल रिलीज होता है, ठीक है, जब भी नर्व इम्पल्स आती है एंड प्लेट पोटेंशियल पे, तो एक केमिकल रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं एसिटाइल कोलाइन। अच्छा, तो इसमें से हम अगर पहला ऑप्शन देखें तो ये दोनों ठीक हैं और ये सारे गलत हैं, क्योंकि इसमें एक्टोमायोसिन कैल्शियम आयन है, ये हमारा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए और बी को ही जस्ट हम अभी देखेंगे और आगे इसको जो है वो प्रोसीड करेंगे कौन सा सही है। फिर उसके बाद हमारे पास लिखा है डब्ल्यू प्रोड्यूस होता है इन मसल फाइबर। मसल फाइबर में क्या प्रोड्यूस होता है? एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी। नर्व इम्पल्स पहले आया, रिलीज हुआ एसिटाइल कोलाइन, फिर वो एंड प्लेट पोटेंशियल पे गया और उसने प्रोड्यूस किया मसल फाइबर पे क्या? एक्शन पोटेंशियल। भैया अब इन दोनों में भी एक्शन पोटेंशियल है तो हमें और आगे देखना पड़ेगा। अच्छा, आगे लिखा है एक्स रिलीज फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, जब हमारे पास ऐसे ये कोई भी दो न्यूरॉन्स हैं, ये इसने इसको जो है वो मैसेज दिया आके, तो ये नीचे जाके हमारे पास जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उधर जाता है मैसेज, ठीक है। ड्राइंग इतनी ज़्यादा कोई खास नहीं है, बस आपको मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो इधर जो है हमारे पास गए मैसेज, किधर गए हमारे पास मैसेज? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो क्या होता है कि फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है किसकी? कैल्शियम आयन की। यहाँ पे ये कैल्शियम आयन एकदम रिलीज करता है, जब इधर मैसेज आते हैं कैल्शियम आयन रिलीज करता है, और फर्दर आगे जाके क्या प्रोड्यूस करता है? एक्टिन और मायोसिन, सही। तो हमारे पास ये चीज़ बोली जा रही है कि क्या हुआ? रिलीज हुआ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, क्या रिलीज होता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कैल्शियम आयन रिलीज होता है, ठीक है। अब क्या हुआ आगे? फॉर्मेशन ऑफ वाई, फॉर्मेशन किसकी हुई? एक्टिन और मायोसिन की। ये चीज़ भी मैंने अभी आपको समझाई कि हमारे पास फॉर्मेशन होगी किसकी? एक्टिन और मायोसिन की। अच्छा, तो हमारे पास इसका ऑप्शन करेक्ट हुआ वो हमारे पास हुआ ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि
कैल्शियम आयन प्रोड्यूस हुआ और उसके बाद एक्टिन और मायोसिन बना। अच्छा, अब हम देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 76 है। इसमें हमसे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज द फॉलोइंग फीचर्स। क्या फीचर्स बताए जा रहे हैं? 3 पेयर्स ऑफ जॉइंट लेग। अच्छा 3 पेयर्स है, 3 पेयर्स यानी कि वो 6 टांगे। अच्छा 6 टांगों वाला, इतना तो आपको पता चल गया होगा कि ऑप्शंस में आर्थ्रोपोड्स ही आएंगे क्योंकि आर्थ्रोपोडा ही 6 टांगों वाले होते हैं। बट फिर भी हम इसको आगे जो है ना पढ़ते हैं कि आगे हमारे पास क्या हो सकता है। फिर बोला जा रहा है 3 पार्ट जो है वो सेगमेंटेड बॉडी में। अच्छा वो 3 पार्ट कौन से होता है? पहला वाला जो पार्ट होता है हमारे पास जो बिल्कुल स्टार्ट का होता है उसको हम हेड कहते हैं, फिर थॉरेक्स और उसके बाद हमारे पास आता है एब्डोमेन। ठीक है, तो 3 पार्ट्स ये हो गए सेगमेंटेड बॉडी के और 1 पेयर ऑफ एंटेना होता है। तो ये हमें साफ साफ पता चल रहा है कि आर्थ्रोपोड्स हैं। तो आर्थ्रोपोड्स में 6 टांगे होती हैं। वो किस में होती हैं? इंसेक्ट्स में। क्योंकि आर्कनाइट्स की अगर हम बात करें तो इसमें 4 पेयर्स होते हैं, 3 पेयर्स होते हैं इंसेक्ट्स में। आर्कनाइट्स की बात करें इसमें 4 पेयर्स होते हैं। अगर हम इसकी बात करें इसमें 5 पेयर्स होते हैं। और माइलियापोड्स का तो मतलब ही है ये कि बहुत ज़्यादा उसकी टांगे होती हैं। ठीक है ना, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा 77 क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी है बट अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 77 में बोला जा रहा है द टेबल शोज सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 4 डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 77 में बोला जा रहा है द टेबल शोज सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 4 डिफरेंट वर्टिब्रेट। विच वर्टिब्रेट इज अ रेप्टाइल? बोला जा रहा है कि एक वर्टिब्रेट जो है वो रेप्टाइल है इसमें से। अब कौन सा रेप्टाइल है? अच्छा पहले तो सबसे पहले आपने अपने जहन में एक रेप्टाइल लाएं। जैसे कि हम अगर रेप्टाइल में लाएं क्रोकोडाइल, ठीक है, तो हम क्रोकोडाइल की उससे देखते हैं। अब हमने देखा क्रोकोडाइल में फिन्स होते हैं, नहीं फिन्स नहीं होते क्योंकि वो मछली तो है नहीं। तो हम कौन से ऑप्शंस पे गए? हम गए इन तीनों ऑप्शंस पे। हमने इस ऑप्शन को ए को पहले ही रॉन्ग कर दिया। अब हम आए लेग्स पर। हाँ लेग्स होती हैं यानी कि अभी तक हम तीनों पे हैं। ठीक है, अब आगे गए स्केल्स होते हैं, हाँ स्केल्स भी होते हैं उनके अंदर। तो कौन सा ऑप्शन बचा हमारे पास? खाली बी। बट हम इसको और वेरीफाई करने के लिए आगे जाएंगे। हेयर्स नहीं होते क्योंकि उनके ऊपर स्केल्स होती हैं क्रोकोडाइल के ऊपर। तो वैसे ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन जो है ना वो थोड़े से ईजी आते हैं बट उस टाइम पे यही क्वेश्चन मुश्किल लग रहे होते हैं क्योंकि उस टाइम पे प्रेशर ज़्यादा होता है। इस तरह से जो है ना वो थोड़ी सी मुश्किल हो रही होती है। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा आपको दूर से शो करवाऊँ क्योंकि थोड़ी सी डायग्राम बड़ी है। अच्छा इसमें बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 78 में द डायग्राम शो सम ऑफ ऑर्गेनल डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमें शो किया जा रहा है ऑर्गन्स के साथ। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है अमाइलेज किधर प्रेजेंट होता है। इस डायग्राम में हमसे बोला जा रहा है कि अमाइलेज जो है ना वो किधर प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो अगर हम इसको देखते हैं यहाँ पे ओरल कैविटी है, ठीक है, यहाँ पे फिर फेरिंग्स आ जाता है, फिर ये लिवर, लंग्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन। तो अमाइलेज अगर हम बात करें, अमाइलेज जो है ना वो प्रोड्यूस होता है हमारे पास सबसे पहले तो ओरल कैविटी में अमाइलेज प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि अमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट को यहीं से जो है वो डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, यहीं से कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है, यानी हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन होगा। तो इसमें से जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ए और बी है, यानी कि सी और डी जो हमारे पास एलिमिनेट हो गए। तो ये 2 ऑप्शन बचे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं टू ये क्या है हमारे पास? स्टमक में तो नहीं जाता है, मतलब स्टमक में और एंजाइम्स होते हैं बट अमाइलेज नहीं होता है प्रेजेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास रॉन्ग हो गया, यानी कि ऑप्शन बी हमारे पास। अब हम 4 देखते हैं, इसको भी कंफर्म करेंगे एक होके, ठीक है नहीं। 4 में हमारे पास है ये स्ट्रक्चर, ये जो आपको थोड़ा सा पत्ते की शेप पे दिख रहा है, इस तरीके से यूं सा थोड़ा सा दिख रहा है, ये हमारे पास क्या है? पेनक्रियाज। इधर अमाइलेज प्रोड्यूस होता है जो फर्दर जो हमारे पास उसको ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? अमाइलेज क्या करता है? अमाइलेज जो है वो स्टार्च को मेल्टोज में ब्रेक करता है। अच्छा ये बात तो सही है कि अमाइलेज जो है हमारे पास यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, और उसके बाद अमाइलेज जो है वो स्टमक में प्रोड्यूस होता है। लास्ट ऑप्शन हमारे पास 5 है, तो 5 बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि जो हमारे पास अमाइलेज है वो आखिर में जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन में भी प्रोड्यूस होता है, जो खाने को और मजीद जो है वो ब्रेक डाउन करता है, और मजीद को जो है वो खोलता है। अच्छा अगर बात करें अमाइलेज की, वो एक्चुअली में जो खाना खाते हैं फूड सिस्टम में ग्लूकोज बनता है, वो स्टार्च होता है, स्टार्च को मेल्टोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जैसे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हिच बोन्स मीट एट द एल्बो जॉइंट एंड व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट डू दे अलाउ। अच्छा इसमें कौन सी बोन्स है एल्बो जॉइंट पे? एल्बो जॉइंट कौन सा होता है? जो आपका एल्बो जॉइंट होता है हाथ का, उसकी बात की जाती है। कौन सा चीज है? बताइए। ये आपका हाथ है। अच्छा जैसे अगर आपका ये हाथ है, ठीक है ना, ये आपका गुर्दे में नाम से, तो ये वाला जॉइंट है इसकी बात की जा रही है कि ये आपका वाला जॉइंट है, इसकी बात की जा रही है। इसमें कौन सी बोन होती है? अच्छा हम सबसे पहले तो बोन चेक करते हैं इसमें कौन सी बोन है। ठीक है, अच्छा मैं आपको बताऊं, यहाँ से एक बोन आई होती है, एक बोन होती है बड़ी, उसको क्या कहते हैं? ह्यूमरस होती है। ठीक है, और 2 बोन्स होती है, ये यहाँ तक आती है। अच्छा इसके साथ 2 बोन्स होती हैं इधर, एक होती है रेडियस और जो एक बोन होती है वो होती है अल्ना। अच्छा और एक बोन होती है आपकी शोल्डर बोन, जिसको कहते हैं स्कैपुला। ठीक है, बैक की साइड होती है। ठीक है, अच्छा अब हम इसमें देखते हैं कि बोन सबसे पहले कौन सी हमारे पास बोन आ रही है? रेडियस, अल्ना और ह्यूमरस। इसमें हमारे पास ऑप्शन ये आ रहा है ह्यूमरस स्कैपुला, ये होगा शोल्डर बोन है, ह्यूमरस स्कैपुला वापस दोनों हमारे पास ऑप्शन कैंसिल हो गए, फिर अल्ना ह्यूमरस। ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, दोनों में जो है वो सही चीज लिखी है। अब मूवमेंट करते हैं, इसमें क्या स्लाइडिंग मूवमेंट नहीं होती है हमारी, मतलब सिर्फ ऐसे मूव नहीं करती है, तो हमारी एल्बो जो है वो बैक और फोर्थ हर जगह मूव करती है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन रहेगा मूवमेंट की बैक और फोर्थ होती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सेलेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। आपको सारी क्वेश्चन है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुके होंगे। और
अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा लाजमी और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके पास और भी हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहुंचती हैं। अच्छा जी, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 18 में एक डायग्राम क्योंकि यही सेम डायग्राम आपकी बुक में भी मौजूद है। इसमें क्या है, मोनोमर है, यूज्ड मोनोमर है, इनमें से वाटर रिलीज हुआ, तो वाटर रिलीज हुआ तो उससे वापस क्या बना, एक मतलब मोनोमर जुड़ के पॉलीमर बन गया वाटर के रिलीज होने से। ठीक है, अच्छा ये बताइए कौन सा प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। ये प्रोसेस जो है इसको कहा जाता है कंडेंसेशन प्रोसेस। अच्छा ये सेम डायग्राम आपके पास जो है वो आपकी बुक में मौजूद है। इसमें क्या होता है, ये मोनोमर है, ठीक है, और एक और मोनोमर है हमारे पास। अब इसमें से वाटर निकल गया, वाटर जब निकला तो मोनोमर मोनोमर प्लस हो गया और पॉलीमर बना दिया। सही है ना, ये हमारे पास चीज आ गई। ये हमारे पास क्या है, इसको कहते हैं कंडेंसेशन। इसी तरह से इसमें वाटर ऐड हो जाता है, वाटर ऐड होने से वो टूट जाएगा। ठीक है, वो मोनोमर है वो वाटर ऐड होने से टूट जाएगा, उसको कहा जाता है हाइड्रोलाइसिस। मतलब इसका कोई ऑब्जेक्ट। अगर न्यूट्रलाइजेशन की बात करें तो इसको बीच से निकाल दो न्यूट्रलाइजेशन का, और अगर मेटाबॉलिज्म की बात करें हर प्रोसेस हमारी बॉडी में हो रहा है वो मेटाबॉलिक ही होता है, मेटाबॉलिज्म से जो निकलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है वो बी करेक्ट। अच्छा फिर हमसे क्वेश्चन मैंने बताया तो फॉलोइंग करेक्टली मैच कौन सा है जो करेक्ट मैच है। तो इसमें हमारे क्वेश्चन सारे दिए हैं, ठीक है, और इससे पहले कुछ चीजें दी हैं। अच्छा सबसे पहले हम चीजों को समझना होती हैं। ठीक है, मतलब इनको समझना क्लासिफाई करते हैं कि ये चीजें हैं क्या और ये किस नाम की है। अगर राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम्स तो प्रोटीन सिंथेसिस के काम आते हैं, इस चीज को पता है। अगर हम लाइसोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम होता है लाइसोसोम। अगर लाइसोसोम की बात करें तो हमारे जो एक बड़ी न्यूक्लियस होता है इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, एक चीज होती है जिसको कहते हैं लाइसोसोम। और अगर लाइसोसोम के ऊपर वाली जो जगह है वो रप्चर हो जाए, इसका जो सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, अगर रप्चर हो जाए तो क्या होता है कि वो खुद ही सबको जो है वो डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है, कभी-कभी वो अपने आप खाना शुरू कर देता है, इसलिए उसको साइकिल जो है वो साइकिल कहते हैं। अच्छा तो अगर हम इसमें देखें तो सेंट्रियोल जो है वो एक मतलब कि जैसे हमारे पास हम क्रोमोसोम्स को देखते हैं खोल कर थोड़ा सा इस तरीके से, तो ये होता है सेंट्रियोल। ठीक है, जिसमें हमारे पास स्पिंडल फाइबर लगी हुई होती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं सेंट्रियोल। फिर हमारे पास है पेरोक्सिमोस, इसको कहते हैं स्मूथ यार्ड। ठीक है, ये भी आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा इस सवाल को थोड़ा सा फिर से देखते हैं। अगर हम राइबोसोम्स की बात करें, राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है और उसके बाद लाइसोसोम जो है ना हमारे पास, वो लाइसोसोम हमारे पास ऐसा जो है वो ऑर्गेनिज्म होता है जो डिस्ट्रॉय करता है फॉरेगन पार्टिकल्स को। वो बिल्कुल फॉरेगन पार्टिकल्स को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है। और अगर हम सेंट्रियोल की बात करें तो सेंट्रियोल फॉर्मेशन करता है एस्ट्रल रे की। एस्ट्रल रे हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर को। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें इसकी तो ये जो है वो हमारे पास आगे हमारे पास फंक्शंस करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है अल्कोहल की। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये तो बहुत ही ईजी तरीन चीज़ है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये सिंपल कन्वर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में। ठीक है, वैसे ही कैल्शियम भी स्टोर करता है, डिटॉक्सिफिकेशन के भी काम आता है और लिपिड सिंथेसिस भी करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। फिर अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 को, पायरुविक एसिड एंड प्रोडक्ट। ये चीज़ मैं पिछली वीडियो में भी आपको, जिसमें मैंने आपको 2018 का पेपर सॉल्व करवाया है, उसमें भी बता चुकी हूँ कि ये पूरी साइकिल मैंने आपको समझाई थी कि ग्लूकोज जो है वो एंटर होता है पहले ग्लाइकोलिसिस में, फिर वो निकलता है पायरुविक एसिड से, फिर पायरुविक एसिड इंटर होता है क्रैब साइकिल में, क्रैब साइकिल से निकलता है FADH और NADH, और वो NADH और FADH जो है वो एंटर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में और हमें जो है फर्दर आगे ATP मिलता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारे पास ए। फिर हमारे पास देखते हैं 83 में है, ह्यूमरल इम्यूनिटी इज कैरीड बाय स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स। अच्छा दो टाइप की ह्यूमरल एक्टिविटीज़ होती हैं, ह्यूमरल एक्टिविटी इम्यूनिटी और जो है हमारे पास सेल्यूलर इम्यूनिटी। तो ह्यूमरल जो इम्यूनिटी होती है वो कैरी की जाती है बी सेल से। ठीक है, ये जो हमारे पास लिखा है ना ऑप्शन नंबर ए, ये बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 84 है, आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर रिलेटिंग टू अ टर्म एंड इट्स मीनिंग फंक्शन। यानी कि हमें करेक्ट जो है वो पेयर बताना है। अगर हम नाइट्रोजन साइकिल की बात करें तो इसमें राइजो इसका तो कोई काम नहीं है क्योंकि हमारे पास एक बैक्टीरिया की फॉर्म है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर हमारे पास है कि डेनिट्रीफाइंग बैक्टीरिया चेंज प्रोटीन टू अमोनिया। ये चीज़ भी गलत है क्योंकि इसकी जो है ना मैचिंग वो नाइट्रोजन साइकिल के साथ हो सकती है, बट इसकी हो सकती है, लेकिन ये आपस में गलत तरीके से जो है वो मैच हुए हैं। फिर बायोस्फीयर वेयर लाइफ एग्जिस्ट, ये बात बिल्कुल सही है। बायोस्फीयर वो चीज़ होती है जहाँ हमारे पास सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, यहाँ पे कोई भी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, लाइफ एग्जिस्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इसमें बिल्कुल करेक्ट है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर है 85, विच ऑफ द फॉलोइंग RNA सीक्वेंस वुड बी ट्रांसक्रिप्ट, द DNA सीक्वेंस। अच्छा इसमें थोड़ी सी बात समझने की है कि हमारे पास जैसे अगर कोई DNA है और वो RNA में कन्वर्ट हो रहा है, यही बात हमें यहाँ कही जा रही है। ये बात कही जा रही है ना कि ये हमारे पास DNA सीक्वेंस है, इसका RNA सीक्वेंस बताना है हमें कि RNA सीक्वेंस क्या होगा। अगर हमारे पास DNA में A होगा तो वैसे तो RNA में होना चाहिए थाइमाइन, लेकिन इसमें होता है थाइमाइन की जगह यूरेसिल। ठीक है, और अगर इधर होगा थाइमाइन तो इधर होगा एडेनाइन, और अगर इधर होगा ग्वानाइन तो इधर होगा साइटोसाइन, इधर साइटोसाइन तो इधर ग्वानाइन। इस तरीके से इनका रिलेशन है। मतलब अगर मैं आपको रिलेशन सिखाऊं तो एडेनाइन का थाइमाइन के साथ है और इसका ग्वानाइन का जो है वो साइटोसाइन के साथ रिलेशन है। ठीक है, लेकिन थाइमाइन जो है वो RNA में प्रोड्यूस नहीं होता, तो RNA में हम यूरेसिल करते हैं। ठीक है, इसको ऑब्जर्व। अच्छा अब हम इसको देखें तो A है, A से बनता है क्या है थाइमाइन, लेकिन RNA में A से क्या बनेगा यूरेसिल। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है T से क्या बनेगा एडेनाइन, A और T का रिलेशन है ना। फिर क्या है G से क्या होता है ग्वानाइन करेगा साइटोसाइन के साथ।
ठीक है। फिर हमारे पास है दोबारा सी करेगा जी के साथ, क्योंकि साइटोसाइन उसके साथ करता है ग्वानाइन के साथ। तो अगर हम इसी से सिर्फ अपना ऑप्शन करें यू, तो ये यू है, UAC, ये वाला ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। इसको आप पूरा सीक्वेंस भी कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम बच रहा हो या फिर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो आप कर सकते हैं अपनी श्योरिटी के लिए, बट आप थोड़े से भी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इसका आंसर क्या बन रहा है। ठीक है। अच्छा, अब उसके हम बाद जो है वो हम नेक्स्ट चीज सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखने में तो बड़ा लग रहा है बट इजी क्वेश्चन है। इसमें हमसे बोला जा रहा है ह्यूमन सेल मेंटेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सच दैट देयर इज अ हायर सोडियम कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल, यानी कि सोडियम जो है वो आउटसाइड द सेल ज़्यादा है, एक सेल है, सोडियम आउटसाइड द सेल ज़्यादा है। ठीक है। फिर कहा जा रहा है कि फिर हमें इसमें आगे कहा जा रहा है कि द सेल एंड हाई पोटेशियम कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल, अंदर जो है वो पोटेशियम ज़्यादा है। सपोज विद इन द सेल मेम्ब्रेन सोडियम लीक चैनल, यानी कि एक हमें फैसिलेट किया जा रहा है लीक चैनल के जरिए, दीज चैनल्स वुड अलाउ सोडियम टू। सोडियम का पूछा जा रहा है, सोडियम क्या होगी। अच्छा, अगर आपको वर्ड समझ आए डिफ्यूज, डिफ्यूज का मतलब क्या होता है? डिफ्यूज का मतलब होता है किसी भी चीज़ का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाना। अगर सोडियम की हायर कंसंट्रेशन है तो सोडियम की ये लोअर कंसंट्रेशन है। सोडियम अगर यहाँ से इधर ट्रांसफर करेगी तो ये कहलाएगा इनसाइड द सेल। ठीक है, इनसाइड द सेल ट्रांसफर करेगी ना अगर डिफ्यूज होगी तो, क्योंकि ये इसकी हाई कंसंट्रेशन की जगह और ये कम है तो ये लो कंसंट्रेशन है। सोडियम के बारे में हमसे पूछ रहे हैं कि दीज चैनल्स वुड अलाउ सोडियम टू, सोडियम के लिए ये लीक चैनल जो है ये क्या करेंगे। अच्छा, अंदर जा रहा है, सबसे पहले तो हम ये ऑप्शन देखेंगे जिसमें सेल ये अंदर जा रहा है। मूव आउट ऑफ द सेल, ये ऑप्शन गलत है। मूव इनटू द सेल, ये ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। मूव आउट ऑफ द सेल फिर गलत। मूव इनटू द सेल, मूव इनटू द सेल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, सी, बी, डी और ई जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे इसको हम देखते हैं, आगे क्या लिखा है, बाय सिंपल डिफ्यूजन, फिर लिखा है बाय फैसिलिटेड डिफ्यूजन या बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल अलग चीज़ है, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इस तरह की चीज़ नहीं होती। ठीक है ना। अगर हम सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेड डिफ्यूजन की बात करें, सिंपल डिफ्यूजन ये हो सकती थी अगर ये सिंपली यहाँ पे डिफ्यूज होता, बट इसमें क्या बोला गया, लीक चैनल्स, लीक चैनल जो है वो सोडियम की सेल मेम्ब्रेन में आए हैं जिन्होंने उसको फैसिलेट किया, दीज चैनल्स वुड अलाउ, यानी ये चैनल्स उसको फैसिलेट कर रहे हैं। तो क्या होगा इसका ऑप्शन करेक्ट, मूव इनटू द सेल बाय फैसिलिटेड डिफ्यूजन। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 87। द हार्मोन लेबल एक्स इन द डायग्राम इज ऑफन used in over-the-counter diagnostic test to determine when ovulation has occurred. This hormone. अच्छा, इसमें बोला जा रहा है कि एक हार्मोन है जिसको एक्स से जो है वो बताया जा रहा है कि ये है, तो इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है वो कैसे डिटरमाइन करता है ओव्यूलेशन के, ओव्यूलेशन हो रही है या नहीं हो रही। तो सबसे पहले तो इसके लिए आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। अगर हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल को थोड़ा सा समझें तो सबसे पहले आपकी जो चीज़ होती है वो होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इसमें आपके जो हैं वो 1 से तकरीबन 5 डेज होते हैं जिसमें आपको ब्लीडिंग वगैरह होती है। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें फिर हमारे पास है फॉलिकल। फॉलिकल स्टेज में क्या होता है कि 6 से 12 दिन होते हैं फॉलिकल स्टेज के। अभी मैं आपको फर्दर और समझाती हूँ कि इसमें क्या होता है। फिर हमारे पास होता है ओव्यूलेशन स्टेज। ओव्यूलेशन स्टेज में 13 से 15 दिन होते हैं और उसके बाद आखिरी होता है ल्यूटियल। इसमें हमारे पास तकरीबन 16 से जो है वो 28 तक डेज आते हैं। ठीक है, ये हमारी कुछ साइकिल है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में सबसे पहले जब आपको ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो 1 से 5 दिन तक रहती है। ठीक है, 1 से 5 या 6 ये जो है वो बॉडी पर करता है डिटरमाइन। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है फॉलिकल। फॉलिकल स्टेज में क्या होता है, जो हमारे पास छोटे छोटे से जो हमारे पास वो बनना शुरू होते हैं, तो फॉलिकल स्टेज में उसमें से 4 या 5 अगर बने हैं तो उनमें से सिर्फ एक रह जाता है। ठीक है, जो आगे मेच्योर होता है वो एक जाता है ओव्यूलेशन स्टेज में। ओव्यूलेशन स्टेज में जाकर जैसे अगर ये हमारे पास एक ओवम है, ठीक है, उसके अंदर एक ओवेरी के अंदर जो है वो एक ओवम है, तो ये ओवम ओव्यूलेशन, ये एक बच गया ना इधर से। ठीक है, फिर क्या वो ओव्यूलेशन स्टेज में आया तो ये इधर से बाहर निकल जाएगा। जब ये इधर से बाहर निकल गया ये है ओव्यूलेशन स्टेज, और बाद में जो पीछे की साइड है ये रप्चर हो गई, ये साइड रप्चर हो गई और ये रप्चर होके बनाता है एक सब्सटेंस जिसको हम ल्यूटियल कहते हैं। ठीक है, ये ल्यूटियल हमारे पास स्टेज चलता है 16 to 28 दिन तक। अच्छा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल से जो फॉलिकल तक आता है और फॉलिकल जो हमें आगे फॉलिकल जो आगे प्रोसीड होता है, इधर हमारे पास एक हार्मोन यूज़ होता है जिसको हम कह सकते हैं FSH। ठीक है, FSH हार्मोन जो है वो यूज़ होता है यहाँ पे। और इसके बाद इस वाले स्टेज पे जो होता है वो LH हार्मोन है, LSH भी कह सकते हैं हम इसको। यहाँ पे जो यूज़ होता है हार्मोन वो ये वाला हार्मोन यूज़ होता है। तो अभी हमसे किस स्टेज की बात की जा रही है, यहाँ पे हमसे बात करिए एग्जैक्ट 14 की। तो अगर हम 14 देखें
तो 14 आ रहा है हमारे पास ओव्यूलेशन स्टेज पे, यानी कि ऑप्शन नंबर LSH वाला या LH वाला ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास 88, बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ हार्मोन लेवल्स एक्स द डे ऑफ साइकिल ओव्यूलेशन मोस्ट लाइकली टू ऑक्योर। हमसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है बेस्ड हार्मोन एक्स की जो ओव्यूलेशन साइकिल है वो कौन से दिन में ज़्यादा ऑक्योर होगी। यहाँ पे आप देखें टॉप एक्स किस पे आ रहा है, टॉप एक्स आ रहा है डे 14 पे। अगर हमारे पास डे 15 या फिर डे 13 भी होता तो वो भी हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि 12 पे जो है वो एंड हो जाती है हमारे पास फॉलिकल साइकिल। अगर मैं आपको वापस से दिखाऊँ, फॉलिकल साइकिल जो है वो 12 पे एंड हो जाती है, 13 से 15 तक रहता है हमारा ओव्यूलेशन फेज। इसमें हमारे पास ऑप्शन ही सिर्फ 14 और 14 पे ही उधर मैक्सिमम दिखाया जा रहा है, तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट होगा। फिर इसी से रिलेटेड, इसी डायग्राम से रिलेटेड 3 सवाल आए हैं, 2 मैंने आपको सॉल्व करवा दिए, एक और है। इसमें बोला जा रहा है कि द हार्मोन बाय इन द डायग्राम इज। अच्छा, इस हार्मोन के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि हार्मोन हमारे पास कौन सा है, वाई हार्मोन है जो यहाँ पे हो रहा है। अच्छा, अगर आप इसकी डायग्राम को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो ये इस साइड पे जब बिल्कुल वेंचुरेशन साइकिल हुई, फॉलिकल हुई, फिर जब हमारे पास ओव्यूलेशन साइकिल स्टार्ट हुई है तो ये हाई होना स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। यहाँ से आप देख रहे हैं फॉलिकल साइकिल बनी, जब ये रप्चर होना शुरू हुई उससे ओव्यूलेशन बनना स्टार्ट हुई, फिर ल्यूटियल बना, तो फिर आखिर में जाके ये नीचे आई, यानी कि इसका हाई स्टेज इधर है, ठीक है। तो अब जब हमारे पास ये रप्चर होता है ना, तो एक हमारे पास इंजाइम या फिर आप कह सकते हैं एक चीज़ फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस होता है। तो इसमें अगर हम ऑप्शंस में देखें तो हमारे पास पहला ऑप्शन ए, इसमें हमारे पास आ रहा है प्रोजेस्टेरोन, और अगर हम देखें ऑप्शन नंबर बी में भी आ रहा है, यानी कि 3 ऑप्शन जो हैं वो तो सिंपल कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद क्या हमारे पास आगे लिखे सिक्रेटेड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम आफ्टर ओव्यूलेशन हैज ऑक्योर्ड, या फिर सिक्रेटेड बाय ओवरी आफ्टर ओव्यूलेशन हैज ऑक्योर्ड। तो अगर हम इसका करेक्ट ऑप्शन देखें होगा कॉर्पस ल्यूटियम, क्योंकि कॉर्पस ये ल्यूटियम है ना, मैंने आपको बताया सब्सटेंस जो हमारे पास फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं ल्यूटियल, लेकिन हम इसको कॉर्पस ल्यूटियम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्म हो रहा है, इसके रप्चर होने से ओव्यूलेशन जो ऑक्योर हुई है, ओव्यूलेशन ऑक्योर हुई है इसके रप्चर होने से, तो हमारे पास एक फॉर्म हुआ है प्रोजेस्टेरोन। तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है कि प्रोजेस्टेरोन रिलीज हुआ, सिक्रेटेड कैसे हुआ, वो कॉर्पस ल्यूटियम से आफ्टर ओव्यूलेशन है, ऑक्योर्ड ओव्यूलेशन हो चुकी थी उससे वो रिलीज हुआ, ठीक है। अच्छा, आगे हम देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में कौन सी चीज़ सही है। तो न्यूक्लियस आप सबको पता है कि न्यूक्लियस कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे सेल के अंदर, और उसकी क्या फंक्शंस हैं ये भी आपको होप सो अब तक क्लियर होंगी, क्योंकि आप जो है एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं, तो इतनी चीज़ें बेसिक आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर हम बात करें कि स्टोर वेस्ट एंड अदर सब्सटेंस, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि न्यूक्लियस का काम नहीं होता कि वो वेस्ट को जो है वो स्टोर करे। अगर हम देखते हैं नेक्स्ट वाला, तो इसमें हमारे पास बोला जा रहा है कि कंटेन जेनेटिक मटेरियल, वो जेनेटिक मटेरियल कंटेन करते हैं। हाँ, बात बिल्कुल सही है, न्यूक्लियस के अंदर जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। फिर हमारे पास है हेल्प इन सेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, नहीं, कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हेल्प नहीं करता न्यूक्लियस। फिर कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, ये बात बिल्कुल ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 4 जो हमारे पास करेक्ट है। तो अगर हम इसमें देखें ऑप्शन में, तो ये 2 2 के थे, तो 2 और 4, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट है। न्यूक्लियस जो है वो जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है और सेंट्रल ऑफ द सेल कंसीडर होता है। अच्छा, आगे वाला जो सवाल है ये भी थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको भी मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगी कि इसमें हमारे पास हमें क्या बताया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है। अच्छा, तो इसमें हमें कहा जा रहा है विच ऑफ द टफ्ट ऑफ फ्लैजिला, एक गुच्छे को कहते हैं, ठीक है, आर प्रेजेंट एट बोथ द एंड्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। फ्लैजिला क्या होता है। फ्लैजिला होता है एक स्ट्रक्चर इस तरीके से जो किसी भी सेल के अंदर से राइज हो रहा होता है। तो इसमें बोला जा रहा है कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें दोनों साइड से जो है वो बोथ साइड से जो है वो रिलीज हो रहा है, एंड स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल फेज, देन द कंडीशन इज नोन है, उसको क्या कहा जाता है। अच्छा, अगर हमारे पास जो है ना ये एक साइड से बिल्कुल एक निकल रही हो फ्लैजिला, इसको हम कहते हैं एट्रिकॉस, और अगर हमारे पास से दोनों साइड पर एक एक बंडल निकल रहा है, इधर से भी एक बंडल, इधर से भी एक बंडल, दोनों से एक एक बंडल निकल रहा है, तो उसको हम कहते हैं एम्फिटिकस, ठीक है। लेकिन हमसे क्या इसमें पूछा जा रहा है, हमसे इसमें यही पूछा जा रहा है कि हमारे पास बोथ एंड से स्ट्रक्चर निकल रहा है फ्लैजिला का, तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है, बट मैं आपको आगे फर्दर समझाती हूँ। अगर हम बात करें पेरिट्रिकस की, तो पेरिट्रिकस में क्या होता है कि पेरी मतलब तो बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे चारों तरफ से आपके पास फ्लैजिला जो है वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं।
अगर हम बात करें लोफोट्रिकस की, तो उसमें क्या होता है कि एक बैक्टीरिया का सेल है और इधर से भी गुच्छा निकल रहा है, बंडल्स निकल रहे हैं फ्लैजला के, और इधर से भी फ्लैजला के बंडल्स निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट है। आगे हमारे पास है सिस्टिक फाइब्रोसिस पेशेंट्स लैक अ जीन दैट कोड्स फॉर ट्रांसमिशन कैरियर ऑफ। अच्छा, सिस्टिक फाइबर एक डिजीज होती है फिब्रोस पेशेंट्स की, जो एक जीन लॉस करते हैं, आपको अपने जहन में रखना पड़ेगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसमें जो है वो ये वाली जो हमारे पास आयन है क्लोरीन के, ये नहीं होते हैं किसमें, सिस्टिक फाइब्रोस पेशेंट पे। ठीक है, फाइब्रोसिस पेशेंट में। अच्छा, अब 93 हम देखते हैं, विच फीचर डू एनिमल सेल शेयर विद प्लांट सेल। कौन से फीचर्स हैं जो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों शेयर करता है। अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो एनिमल्स में नहीं होता है, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर सी और डी में हम आगे प्रोसीड करेंगे, ए और बी को एलिमिनेट कर देंगे। अगर हम देखें साइटोप्लाज्म, तो हाँ साइटोप्लाज्म होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे पास अब बिल्कुल सही जा रहा है। न्यूक्लियस भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है दोनों सेल्स में, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो। अच्छा, आगे हमसे बोला जा रहा है कि प्लेटीहेल्मिन्थेस मीन्स, प्लेटीहेल्मिन्थेस क्या होता है। प्लेटीहेल्मिन्थेस कहते हैं फ्लैट वॉर्म्स को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। राउंड वॉर्म्स जो होते हैं वो आते हैं नीमाटोडा वगैरह में, और अगर हम सेगमेंटेड वॉर्म्स की बात करें तो सेगमेंटेड वॉर्म जो है वो आते हैं एनालीड्स में। ठीक है, और नन ऑफ द अबव तो वैसे ही गलत हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर मैमल्स एक्सेप्ट, सारे मैमल्स हैं किसके अलावा। अगर हम बात करें पोर्पोइस, शार्क, व्हेल्स, बर्ड्स, सील्स, ये सब मैमल्स हैं, बट कौन मैमल नहीं है, शार्क। क्यों? क्योंकि शार्क के अंदर गिल्स होते हैं, शार्क के अंदर गिल्स होते हैं जो कि उसको मैमल से हटाकर फिश के उसमें डाल देता है। ठीक है, फिश के उसमें हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसमें हमारे पास ऐड हो जाती है शार्क, तो शार्क जो है वो मैमल नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसमें दिखाया जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि इन द पेडिग्री। अच्छा, पेडिग्री क्या होता है, एक ट्री होता है जिसमें फैमिली दिखाई जा रही होती है। ठीक है, उनकी जीन्स वगैरह जो हमें शो हो रहे हैं। बोल रहे हैं कि फैमिली शोन अब ब्राउन आइज आर इंडिकेटेड एज, यहाँ पे ब्राउन आइज जो होंगी वो ऐसे इंडिकेट होगी, यानी ये और ये जो है वो ब्राउन आइज है, एंड ब्लू आइज इस तरीके से, यानी सिर्फ एक जूही की जो है वो ब्लू आइज है। जवेरिया एंड जूही आर ट्विंस, और ये दोनों जो है वो ट्विंस हैं। फ्रॉम दिस चार्ट इट कैन बी डिटरमाइन, आपको इससे क्या डिटरमाइन है। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ डिटरमाइन हो रही है कि हमारे पास जो ताहिर और मरियम हैं, अगर इनके पास दो जीन्स हैं, ठीक है, दो क्रोमोसोम्स की जीन्स हैं, तो एक पे ब्राउन होगा और एक पे ब्लू होगा। ठीक है, एक पे ब्राउन होगा और एक पे ब्लू होगा, तभी हमारे पास एक बच्चा जो है वो ब्लू आइज का आया। ठीक है, ये बात तो हमारे पास सामने हो गई है। तो अगर हम पहला पढ़ें ताहिर एंड मारी आर होमोज़ाइगस फॉर ब्राउन आइज, तो ये बात गलत है क्योंकि ये तो हेटेरोज़ाइगस है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो तो बिल्कुल हमारे पास गलत हो गया। फिर हमारे पास क्या, जवेरिया है जूही आर आइडेंटिकल ट्विंस, नहीं, जवेरिया और जूही आइडेंटिकल ट्विंस नहीं। आइडेंटिकल ट्विंस वो होते हैं जो ऊपर से नीचे तक बिल्कुल सेम होता है, जिनका आई कलर, जिनका हेयर कलर, जिनका स्किन टोन सब कुछ बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, बट इनके आई कलर चेंज है तो ये आइडेंटिकल ट्विंस नहीं कहलाएंगे। फिर है जूही इज हेटेरोज़ाइगस फॉर ब्लू आइज, ये बात कैसे गलत है ये मैं आपको बताती हूँ। अगर हम बात करें जूही की, इसमें बोला हेटेरोज़ाइगस है ब्लू आइज के लिए, अगर तो वो यानी कि अगर हम देखें इसमें डोमिनेंट क्या है, ब्राउन आइज। अगर हम ब्राउन को शो करें बड़े बी से और छोटे वाले को शो कर रहे हैं, मतलब ब्लू को शो कर रहे हैं हम छोटे वाले बी से, तो अगर इसमें बोला है कि हेटेरोज़ाइगस है तो ये वाली कंडीशन है, और अगर ये वाली कंडीशन होगी तो इसमें तो उसके पास ब्राउन कलर होगा ना, ब्राउन कलर क्योंकि डोमिनेंट है, क्योंकि सबके पास ब्राउन कलर है, ब्राउन कलर डोमिनेंट है, तो हेटेरोज़ाइगस होगा तो ये कंडीशन होगी। लेकिन हमारे पास ऑप्शन डी में कहा जा रहा है जो ही इज होमोज़ाइगस फॉर ब्लू आइज। होमोज़ाइगस यानी कि दोनों उसकी ब्लू हैं, तभी तो उसकी ब्लू आइज है। अगर एक भी डोमिनेंट उसके अंदर ब्राउन आ जाता तो उसकी आइज जो है वो ब्राउन हो जाती, बट उसके अंदर दोनों जीन्स जो हैं वो ब्लू कलर की आई हैं, यानी कि होमोज़ाइगस आई हैं दोनों जीन्स, और रेसेसिव आई हैं, तो इस वजह से हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ई में भी पढ़ लेते हैं हम, वैसे तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन ई में लिखा है जवेरिया एंड सादर होमोज़ाइगस फॉर ब्राउन आई, ये बात जो है वो सही नहीं कह सकते हम इसको, ये बात भी हमारे पास इतनी सही नहीं है जितनी बात हमारे पास डी जो है वो सही है, क्योंकि ये दोनों होमोज़ाइगस नहीं है ब्राउन आइज के लिए, इनके पास भी कहीं ना कहीं मे बी पॉसिबल के ब्लू आइज रेसेसिव में मौजूद हो। ठीक है, अच्छा आगे हमसे बोला जा रहा है वायरसेस रिसेंबल लिविंग थिंग्स बिकॉज दे, क्यों रिसेंबल किए जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या वो सर्कुलेट करते हैं, वो मूव करते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, वो क्रिस्टलाइन होते हैं, या फिर एबल होते हैं वो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करने के लिए। इसमें जो मेन चीज़ है ना वो है रिप्रोड्यूस, कि रिसेंबल, वो लिविंग थिंग्स उनको रिसेंबल ही इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो रिप्रोड्यूस जो है वो करते हैं इसलिए। लेकिन वायरसेस रिप्रोड्यूस कहाँ कर सकते हैं, सिर्फ होस्ट सेल के अंदर।
वायरसेस इस कैपेबल होते हैं कि वो सिर्फ होस्ट सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, होस्ट सेल के बाहर वायरस रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। बट ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, उन्हें रिसेंबल किया जाता है लिविंग थिंग से क्योंकि वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास लिखा है पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम दैट इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद फूड इज द, कौन सा ऐसा पार्ट है जो फूड से कॉन्टैक्ट नहीं आता। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो ये फूड से कॉन्टैक्ट में आता है, स्टमक भी आता है, लार्ज इंटेस्टाइन भी, इसमें भी फूड जो है वो कॉन्टैक्ट में आता है इसके साथ, और ट्रैकिया के साथ भी आता है। लिवर एक ऐसा जो है वो हमारे पास ऑर्गन है जो कि डाइजेस्टिव फूड के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट में हमें एक चीज़ पूछी जाइए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट द एंट्रेंस ऑफ जर्म्स एक्सेप्ट, यानी कि सारे ऐसे हैं जो कि जर्म्स को अंदर नहीं आने देते अलावा एक के, कौन सा। अगर हम टीयर्स की बात करें, टीयर्स के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं लाइसोसोम। ठीक है, अब लाइसोसोम क्या काम करते हैं, लाइसोसोम बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। ठीक है ना, तो टीयर्स के अंदर, यानी कि टीयर्स भी हमारे पास जो है वो एक तरीके से इम्यून सिस्टम के लिए हमारे पास ऐसा डिफेंस मटेरियल यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, जो हमारे जर्म्स को हमसे दूर रखता है। फिर हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन है। अच्छा, ये म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होता है, जैसे आपकी नाक की वॉल है और इसके साथ एक लिक्विडी सा म्यूकस जो है वो लगा हुआ होता है जो सारे डस्ट पार्टिकल को अपने अंदर जस्ट करता है, जिसको हम कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। फिर हमारे पास आता है सीलिएटेड सेल। सीलिएटेड सेल क्या होता है, इसी म्यूकस के साथ कुछ सेल्स, यानी कि कुछ लाइक फ्लैजेला टाइप आप बोल सकते हैं, ये सीलिया इसको हम बोलते हैं, सीलिएटेड सेल को सीलिया लगे हुए होते हैं जो कि डस्ट पार्टिकल्स को बाहर की तरफ फेंक देते हैं, यानी कि उसको म्यूकस समेत बाहर फेंकना शुरू कर देते हैं। अच्छा, यानी कि तीनों ऑप्शन तो करेक्ट है, यानी कि तीनों हमारे पास जो है वो एज अ डिफेंस मटेरियल यूज हो रहे हैं जर्म्स के लिए। फिर हम बात करते हैं वाइट ब्लड सेल की। वाइट ब्लड सेल तो कहते हैं हम इसको जो है वो डिफेंस का एक वो है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी भी ठीक है। फिर हमारे पास है रेड ब्लड सेल। हाँ, रेड ब्लड सेल जो है वो यूज़ नहीं होता है एज अ जर्म्स प्रोटेक्टर फॉर द बॉडी, क्योंकि रेड ब्लड सेल का काम कुछ और होता है, वो मैं आपको अगली वीडियोस में जो है वो पूरा सही से बताऊंगी। लेकिन रेड ब्लड सेल जो है वो इम्यून सिस्टम के लिए या फिर जर्म्स को जो है वो बॉडी के अगेंस्ट काम करने के लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता। अच्छा, इसका जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बट ये डायग्राम आपको सेम एज इट इज़ बुक में गिवन है। ठीक है, इसको आप एक बार ज़रूर देखिएगा। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या, इसमें हमारे पास जो है वो क्रोमोसोम्स शो किए जा रहे हैं, कुछ पेयर्स हैं क्रोमोसोम्स की, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि बताएं कि अब डायग्राम कौन से बीमारी की है। हीमोफीलिया है, इसको प्लेनकिटोनुरिया है, सिकल सेल एनीमिया है, या फिर डाउन सिंड्रोम है। इसमें हमसे बोला जा रहा है कि हमें बताएं कि इसमें कौन सी चीज़ है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं, अच्छा, इसमें मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताऊं कि हम देख रहे हैं कि सबसे कॉमन चीज़ है, मैं आपको थोड़ी सी बताऊं कि हमारे अंदर ह्यूमंस के अंदर 46 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स की। अगर हम पेयर्स देखें, अगर हम सेपरेट करें तो 23 सेपरेटेड क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि अगर हम पेयर से उसको अगर हम पेयरिंग कर दें, वैसे हमारे पास 46 सेपरेट होते हैं, और अगर हम उनको पेयर कर दें तो 23 पेयर्स बनते हैं क्रोमोसोम्स के। और जो 22 के बाद वाला लास्ट पेयर होता है वो बताता है कि ये जो भी ऑर्गेनिज्म हमारे पास है, जो भी हमारे पास जीन है, वो लड़का है या फिर लड़की। क्यों? क्योंकि अगर उसके पास XX क्रोमोसोम होगा तो वो गर्ल होगी, और अगर XY क्रोमोसोम होगा तो वो बॉय होगा। ठीक है, तो अच्छा, अब इसमें हमें क्या बताया जा रहा है कि ये दो पेयर्स हैं, ये दो पेयर्स हैं, सही है, हमें सारे सही से पेयर्स दिख रहे हैं। यहाँ पे आके हमें 21 पे दिख रहे हैं 3 है, सब तो चल रहा है, यहाँ पे आके 3 हो गए हैं, यानी कि यहाँ पे बीमारी है। ठीक है ना, और अगर हम इसको अच्छा, कौन सी बीमारी है, अगर 21 पे आपके पास 3 है तो वो डाउन सिंड्रोम होगा, ये बात तो सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आ गया। बट अगर हमसे फर्दर इसको थोड़ा और मुश्किल तरीके से पूछ लिया जाता, क्या पूछ सकते थे कि डाउन सिंड्रोम फीमेल में है या फिर डाउन सिंड्रोम मेल में है, तो हम वो कैसे बताते, वो हम बताते लास्ट का क्रोमोसोम देख के। लास्ट का क्रोमोसोम अगर XY है यानी कि मेल है, अगर XX है तो यानी कि फीमेल है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ जानी चाहिए। और अगर हमारे पास एक क्रोमोसोम ज़्यादा होगा, जैसे कि यहाँ पे एक क्रोमोसोम ज़्यादा है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं ट्राइसोसोमी। ठीक है, और अगर हमारे पास एक क्रोमोसोम्स कम होगा, यानी कि एक क्रोमोसोम हमारे पास कम है, सिर्फ एक दिख रहा है हमें, तो उसको हम कहते हैं मेसोसोमी। ठीक है, और सो आपको मेरी वीडियो जो है वो यहाँ तक बिल्कुल सही समझ आ गई होगी। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और मेरी कोशिश होगी मैं आगे इस तरीके से जो है वो फर्दर अदर पार्ट जो है वो पास्ट पेपर्स पे वीडियोस बनाती रहूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।